चलो तो वर्क एनर्जी पावर, सबका ध्यान इधर, वर्क एनर्जी पावर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट वर्क। तो in physics what is work or when we can say that work is done? तो answer is if due to force, external force, if the kinetic energy of the body changes, then according to physics work is done। बराबर, तो ये ज़रूरी है, if due to application of external force, kinetic energy of body changes, then work is done। तो वर्क डन हुआ। ठीक है, अब हमने यहाँ पर दो पार्ट किए थे, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो अगर मैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स को डिस्कस करूँ, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, बराबर। तो इसमें क्या आएगा, अगर आपका फोर्स कांस्टेंट है, सपोज ये बॉडी है, बराबर, ये उसका डिस्प्लेसमेंट डी है और ये फोर्स एफ है, बराबर। तो आपका वर्क डन होगा आइदर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि दोनों वेक्टर है तो दोनों की कंपोनेंट ले सकते हो, बराबर। अल्टीमेटली यहाँ पर आप फोर्स के दो कंपोनेंट सोच सकते हो। अगर ये एंगल में थीटा लो तो ये एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। अब जो एफ साइन थीटा जो है वो मोशन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, और अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी लो तो उसे उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं होती है। तो एफ साइन थीटा बराबर से इस डायरेक्शन की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। सो वर्क डन बाय एफ साइन थीटा कंपोनेंट इज 0, क्योंकि एफ साइन थीटा और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, बराबर। तो जो भी वर्क डन हुआ दैट इज ड्यू टू एफ कॉस थीटा कंपोनेंट। समझ में आया? तो इसीलिए आपको जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में ना हो तो आपको क्या करना है, फोर्स का वो कंपोनेंट लेना है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो। क्यों? क्योंकि यही वो कंपोनेंट है जो क्या कर सकता है, काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकता है। यही वो कंपोनेंट है जो काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकता है। क्लियर? तो आप वर्क डन आपका क्या हुआ, एफ डी कॉस थीटा
यानी एफ डॉट डी। ठीक है, अगर आपका थीटा जो है वो 0 है तो वर्क डन होगा एफ डी, और ये वो केस है जिसमें आपको वर्क डन मैक्सिमम मिला। अगर आपका थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच होगा तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। कॉस थीटा पॉजिटिव है तो इस केस में वर्क डन आपको पॉजिटिव मिलेगा। और वर्क डन पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, बराबर। सो इस केस में क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 वर्क डन 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 0, और वर्क डन 0 का मतलब क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। kinetic energy remains constant if your 90 is less than theta is less than equal to 180. So in this case it is a second quadrant में cos negative है, so your work done is negative, so your work done negative, so therefore वर्क डन नेगेटिव है तो मेरा काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, बराबर। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, तो अगर वर्क इज डन बाय वेरिएबल फोर्स, इफ वर्क इज डन बाय वेरिएबल फोर्स, बराबर। इफ वर्क इज डन बाय वेरिएबल फोर्स तो उससे आप यूँ ले सकते हैं इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर फ्रॉम पोजीशन वेक्टर r1 to r2. दिस इज फॉर इफ द एफ एंड डी आर आर इन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, बराबर, क्लियर। तो आपको वर्क डन इस तरह से मिलेगा इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर फ्रॉम पोजीशन वेक्टर r1 to r2, बराबर। फॉर 1 डायमेंशन अगर मुझे वर्क डन 1 डायमेंशन चाहिए तो ये क्या था? W इंटीग्रेशन एफ डी एक्स x1 to x2, बराबर। अब लिसन, इससे आप अगर फॉर क्लोज पाथ, अगर क्लोज पाथ है, क्लोज पाथ का मतलब पता चलता है ना, जहाँ से मोशन स्टार्ट हुई वहीं पर वापस, तो आपका वर्क डन W अगर इंटीग्रेशन एफ डी एक्स या एफ डॉट डी आर, ये मैं लेता हूँ, अगर ये 0 है, बराबर, देन F is conservative force,
बराबर क्लोज पाथ पर अगर आपको वर्क डन 0 मिल रहा है बराबर, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन हुआ है वो कंजर्वेटिव है बराबर। पर अगर W इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन F डॉट डी आर, अगर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है बराबर, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन से होते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स, ये सब नॉन कंजर्वेटिव है। तो अगर जो फोर्सेस है वो नॉन कंजर्वेटिव है, जो फोर्सेस है वो अगर नॉन कंजर्वेटिव है तो क्या होगा? आपका वर्क डन नेगेटिव आएगा। अगर आपको क्लोज इंटीग्रेशन F डॉट डी आर लेस देन 0 मिल रहा है, इसका मतलब है देन F इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। आया समझ में? क्लियर? देन लिसन, ये जो आप लिसन W हमने क्या लिखा? इंटीग्रेशन F dx। अगर आपके पास F एज अ फंक्शन ऑफ x है तो आप f को इंटीग्रेट करके बराबर ये वर्क डन फाइंड कर सकते हो। पर यही वर्क डन फाइंड करने का एक और तरीका भी है। अगर आपके पास f वर्सेस x का प्लॉट है बराबर, f वर्सेस x का प्लॉट है, तो एरिया अंडर f वर्सेस x ग्राफ भी वर्क डन ही देता है। यानी अगर ये f वर्सेस x का प्लॉट है, सपोज आपको यूँ मिल रहा है और आपको x1 से x2 के लिए वर्क डन फाइंड करना है, तो ये जो एरिया है बराबर, ये एरिया बराबर इंटीग्रेशन F dx है, यानी वर्क डन है। तो इस तरह से भी आप वर्क डन फाइंड कर सकते हो। क्लियर? फिर काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी को इस तरह से डिफाइन किया गया है बराबर, K इज इक्वल टू हाफ mv²। बराबर अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी क्या है? अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हो और फोर्स लगाकर आप उसे जो एनर्जी दे रहे हो वो एनर्जी उसकी मोशन में कन्वर्ट होती है, तो मोशन के फॉर्म में बराबर एनर्जी एसोसिएटेड विद द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया? तो हम जानते हैं अगर मुझे सपोज काइनेटिक एनर्जी सर हाफ mv² ही काइनेटिक एनर्जी कैसे बराबर, तो आपको ये पता है कि अगर मैं कांस्टेंट फोर्स लगा रहा हूँ तो 2AD इज इक्वल टू v² माइनस v0², ये आपको पता है। सपोज इनिशियली बॉडी वॉज एट रेस्ट बराबर,
तो ये 2 बराबर एक्सेलरेशन को फोर्स बाय मास ले सकते हैं d, मैंने इनिशियल वेलोसिटी 0 ले ली, तो F इंटू डी इज हाफ mv²। m को यहाँ ले गया तो ये वर्क डन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी आपने वर्क डन किया, जो भी एनर्जी दी, वो जब मोशन में कन्वर्ट होती है ताकि उससे ऑब्जेक्ट को v जितनी स्पीड मिले, तो हाफ mv² वो एनर्जी है जो आपने उसे दी, पर ये एनर्जी मोशन के फॉर्म में है तो इसलिए वो काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी के अदर फॉर्म्स अगर मुझे लेने हैं तो इसे मास से मल्टीप्लाई करूँ, बराबर, तो ये हो गया p²/2m। बराबर। अब मुझे ये काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोमेंटम के फॉर्म में, अब अगर मुझे लीनियर मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चाहिए तो वो फॉर्मूला यूँ होगी, ठीक है। ये फिर एक और फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के आप बना सकते हो, इसे मैं यूँ लिखूँ, हाफ mv² जो है उसे आप यूँ ले सकते हो, तो काइनेटिक एनर्जी हुई हाफ pv। बराबर। तो जब आपके पास मास एंड वेलोसिटी है तो आप ये फार्मूला लगाओगे, हाफ mv²। बराबर। जब आपके पास लीनियर मोमेंटम और मास है तो आप ये वाली फार्मूला लगाओगे, जब आपके पास लीनियर मोमेंटम एंड स्पीड है तो आप ये फार्मूला लगाओगे। बराबर। ये बहुत कम यूज़ आता है, ये दोनों मैक्सिमम यूजफुल है। समझ में आया। अब नॉर्मली मास कांस्टेंट ही होता है 99% केस में, बराबर। तो चेंज इन, और सपोज स्मॉल चेंज इन मोमेंटम है तो फॉर स्मॉल चेंज इन लीनियर मोमेंटम, सपोज लीनियर मोमेंटम में मैंने स्मॉल चेंज किया है, अब आपकी काइनेटिक एनर्जी है p²/2m। तो मुझे चेंज इन लीनियर मोमेंटम एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को एसोसिएट करना है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बराबर। तो अगर मैं इससे डेरिवेट करूँ विथ रिस्पेक्ट टू मोमेंटम dk/dp, तो 1/2m कांस्टेंट और p² की डेरिवेटिव होगी 2p, तो 2 कट, तो देयरफॉर dk इज p/m dp। ठीक है। दोनों साइड काइनेटिक एनर्जी से डिवाइड करो, p/m dp। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की जगह उसकी वैल्यू पुट करूँगा p²/2m। बराबर। तो एक p कट m कट, तो आपको क्या मिला, dk/k 2 पर आ जाएगा dp/p। और अगर सपोज इसे 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो dk/k इंटू 100 2 टाइम्स dp/p इंटू 100 आया समझ में। यानी ये जो रिलेशन है ये परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम एंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन है, बट फॉर वेरी स्मॉल चेंज। अब अगर आपको ये दिया जाए कि सपोज मोमेंटम में बराबर 1% का इंक्रीज़ हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज़ होगी, तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, ये 1 है इंटू 2 तो काइनेटिक एनर्जी में 2%। अगर ये आपको 0.5 दिया है इंटू 2 तो ये हो जाएगा 1%। पर ये तभी एप्लीकेबल है जब 2, 3, 5% तक का चेंज हो। फिर 10%, 10, 20 ऐसा दिया है तो
फिर डेरिवेशन पॉसिबल नहीं ना, डेरिवेशन आप जब लेते हो इट इज़ फॉर वेरी स्मॉल चेंज। डीपी या डीके का मतलब क्या होता है? डीपी यानी वेरी स्मॉल चेंज इन मोमेंटम, डीके यानी वेरी स्मॉल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इफ द चेंज इज वेरी स्मॉल देन यू कैन गो फॉर दिस। आया समझ में? ठीक है। फिर लिसन, पर अगर स्मॉल चेंज नहीं है तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। बराबर, if momentum changes by 30%, find percentage change in kinetic energy। if momentum changes by 30%, find percentage change in kinetic energy। बराबर, अब इसमें मैं लास्ट जो हमने डिस्कस किया वो कंसेप्ट नहीं यूज़ कर सकता, क्योंकि 30% चेंज इज़ नॉट स्मॉल चेंज। बराबर, पर हमें ये जो फॉर्मूला है उससे ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी p²/2m है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि काइनेटिक एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू p²। तो k2/k1 p2/p1 का स्क्वायर। अब आपने 30% चेंज, बराबर 30% चेंज है, ये चेंज इंक्रीज ही कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव चेंज है यानी इंक्रीज है। तो लिसन, 100% तो ओरिजिनल वैल्यू है, उसमें 30% का राइज हुआ, यानी टोटल जो न्यू लीनियर मोमेंटम है वो इनिशियल मोमेंटम का 130% हुआ। अब परसेंटेज में से निकलने के लिए आप ओरिजिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे और 100 से डिवाइड, तो 130 को 100 से डिवाइड करोगे तो 1.3 टाइम्स P1। तो आपका k2/k1 1.3 का स्क्वायर हो गया 1.69। बराबर, इसका मतलब है K2 इज़ 1.69 टाइम्स K1। तो K2 को परसेंटेज में बराबर, तो K2 माइनस K1 ये चेंज हुआ, उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करने का, 100 से मल्टीप्लाई ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड। तो K2 की वैल्यू है 1.69 K1 माइनस K1 अपन K1 इंटू 100। तो ये आपको मिलेगा 69%। समझ में आया?
बराबर इसे उल्टा आप करते, बराबर मोमेंटम का दिया था, काइनेटिक एनर्जी का फाइंड किया, काइनेटिक एनर्जी दे रहा हूँ, मोमेंटम का फाइंड करना है, बराबर काइनेटिक एनर्जी increases by 125%, then find percentage increase in linear momentum। बराबर काइनेटिक एनर्जी अगर 125% से इंक्रीज होती है तो फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन लिनियर मोमेंटम। बराबर तो न्यू काइनेटिक एनर्जी देखो और 125% इंक्रीज है एक्चुअल, यानी टोटल कितना हुआ, ओरिजिनल वैल्यू 100%, उसमें 125 इंक्रीज हुआ, तो ये 225% यानी 225 उसे ओरिजिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करने का 100 से डिवाइड, तो K2 इज 2.25% केवल, अरे 2.25 टाइम्स केवल। बराबर अब आपको पता है कि अगर K इज प्रोपोर्शनल टू P स्क्वायर, तो इसका मतलब है P इज प्रोपोर्शनल टू √K। बराबर तो P2 बाई P1 √K2/K1, तो P2 P1 K2/K1 बराबर 2.25 हो जाएगा, यानी 1.5 टाइम्स P1, तो P2 माइनस P1/P1 इंटू 100, ये हुआ परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम जो आपको फाइंड करना है। बराबर तो ये कितना मिलेगा, 1.5 P1 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 इंटू 100, 50%। चलो ठीक है, ठीक है, देन इधर ध्यान, इसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम।
तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, W इज इक्वल टू डेल्टा के। अगर जो वर्क डन है उसकी इफेक्ट, उसके कारण सिर्फ काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है तो बराबर जनरल फॉर्म है, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी को भी कंसिडर करना है बराबर। तो W इज इक्वल टू डेल्टा के मोर जनरल फॉर्म बराबर। अगर सपोज वर्क डन भी हो रहा है, वर्क डन से काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, साथ साथ में ऑब्जेक्ट बराबर की हाइट चेंज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है बराबर। और सपोज इससे हीट भी रिलीज हो रही है बराबर, तो ये मोर जनरल फॉर्म होगा। इसमें डेल्टा के क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा यू है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्यू हीट रिलीज्ड, जो हीट रिलीज हुई वो, समझ में आया, जो हीट रिलीज हुई वो। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम बराबर, इसे आपको यूटिलाइज करना आना चाहिए बराबर। अगर आपको किसी भी केस में कोई फोर्स दिया है और उसे वर्क डन फाइंड करना है तो भी आप बराबर ये वर्क एनर्जी थ्योरम से फाइंड कर सकते हो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, समझ में आया। कभी कभी डायरेक्ट वर्क डन से वर्क डन फाइंड करना डिफिकल्ट होता है, समझ में आया। पर इस तरह से सपोज अगर काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हो आप, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर आप फाइंड कर सकते हो तो आप बराबर वर्क डन इससे फाइंड कर सकते हो, समझ में आया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज f आपको दिया है 3x की पावर 5/2 बराबर, मास ऑफ द बॉडी दिया है 1 kg, तो आपको x इज इक्वल टू 0 मीटर से x इज इक्वल टू 2 मीटर के लिए वर्क डन फाइंड करना है। फाइंड वर्क डन, तो यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बराबर। ये तो थोड़ा सिंपल है, पर अगर मैंने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिया होता बराबर, चलो मैं थोड़ा चेंज लिख दिया आपने, मैं इसमें थोड़ा चेंज करता हूँ। सपोज ये मैंने आपको v दिया है और मैंने आपको काइनेटिक ये फोर्स फाइंड कर, वर्क डन फाइंड करने को बोला, तो अब इसका एक तरीका ये है बराबर कि इससे अब पहले v जो है तो v से एक्सेलरेशन पर जाओ बराबर, v को डेरिवेट करके एक्सेलरेशन बनाओ, फिर उस एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करके उसे फोर्स बनाओ, फिर उस फोर्स का w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f dx से वर्क डन फाइंड करो, समझ में आया। v जो है उसको डेरिवेट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, एक्सेलरेशन बनाओ, फिर उस एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करो, फोर्स बनाओ, और फिर उस फोर्स का w इंटीग्रेशन f डॉट डी एक्स से वर्क डन फाइंड करो। वो आपका मेथड 1। और मैं अगर एक सिंपल मेथड दूँ तो क्योंकि आपको v ही दे दिया है बराबर, तो v एट x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 लोगे तो v क्या मिलेगा 0, एंड v एट x इज इक्वल टू 2, तो 3 बराबर। अब 2 की पावर 5 क्या होती है 32 बराबर, तो ये अल्टीमेटली क्या है 3 टाइम्स स्क्वायर रूट में 32 बराबर, यानी 3 इंटू, चलो ये भी चलेगा क्योंकि हमें अब आपको वर्क डन फाइंड करना है,
For according to work energy theorem, work done is W is equal to delta K, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल स्पीड 0 है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, तो K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम आपको कितना दिया है 1, वी स्क्वायर करो, ये आपका v है फाइनल v, 3 का स्क्वायर 9 बराबर, और ये 32, तो 144 जूल। समझ में आया? तो आपको ये आइडिया आना चाहिए दिमाग में, बराबर। अगर ये क्वेश्चन है तो 95% स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उनको एक ही चीज़ दिमाग में होता है, वर्क डन यानी W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। तो वो पहले F फाइंड करना ट्राई करेंगे। F के लिए फिर वो क्या करेंगे, F इज इक्वल टू एम है, तो वेलोसिटी से वो लोग एक्सेलरेशन पर जाएंगे, फिर एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करके फोर्स बनाएंगे, फिर उस फोर्स का इंटीग्रेशन करके वर्क डन फाइंड करेंगे। पर अगर मैं यहाँ पर वर्क एनर्जी थियरम यूज़ करूँ तो ये बहुत आसान है। मेरे स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है, तो x की वैल्यू इनिशियल वैल्यू पुट करो तो इनिशियल स्पीड मिल गई, फाइनल वैल्यू पुट करो तो फाइनल स्पीड मिल गई। स्पीड पता है तो काइनेटिक एनर्जी पता ही है, तो इस तरह से भी आप वर्क डन फाइंड कर सकते हो। ठीक है, फिर पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है कि पोटेंशियल एनर्जी है क्या। पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन अगेंस्ट एनी रेजिस्टिव फोर्स इज स्टोर्ड एज एनी कंजर्वेटिव फोर्स इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। बराबर, तो वर्क डन against any conservative force is stored as potential energy। यानी अगर आपको किसी भी केस में पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो वो उस पर्टिकुलर केस में जो कंजर्वेटिव फोर्स है, बराबर, जो कंजर्वेटिव फोर्स है उस कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन आपको फाइंड करना है। अगर वो कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वो जो एनर्जी स्टोर हुई वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर वो कंजर्वेटिव फोर्स किसी स्प्रिंग जैसी इलास्टिक सिस्टम का बराबर रिस्टोरिंग फोर्स है तो उसके अगेंस्ट जो वर्क डन होगा वो जो स्टोर होगी दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर वो इलेक्ट्रिक फोर्स है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अगर वो मैग्नेटिक फोर्स है तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, लाइक दैट। समझ में आया? तो यहाँ पर हमें देख ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी W इज इक्वल टू mgh। बराबर, ये वर्क डन हियर फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन does not depend on path, it depends on initial and final बराबर। अब जैसे mgh ये वर्क डन है तो आप किसी भी पाथ से अगर हाइट में h जितना इंक्रीज करवाते हो बराबर तो आपका वर्क डन होगा mgh। फिर पाथ कौन सा है ये बराबर इम्पॉर्टेंट नहीं है।
इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच वर्टिकल हाइट क्या है, बस यही चाहिए। फिर वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर कौन से पाथ से गया है, इट डजंट मैटर। चलो क्लियर। फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बराबर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो लिसन, mechanical energy is potential energy plus kinetic energy and it is constant if non conservative forces are not प्रेजेंट इन सिस्टम। अगर नॉन कंजर्वेटिव बराबर फोर्सेस सिस्टम में नहीं है, यानी सिस्टम में सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स ही है, तो पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का सम मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट, और इसीलिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि कांस्टेंट का चेंज ज़ीरो होता है। अब इसे यूटिलाइज करना आपको आना चाहिए। जैसे मैं आपको सपोज ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, सपोज ये रेफरेंस हाइट है, ये जो है ये h 100 मीटर है और ये जो है ये h 20 मीटर है। यहाँ पर एक स्फीयर है बराबर, और इसका मास है 1 kg बराबर। तो जब वो यहाँ पर पहुँचेगा बराबर, तो यहाँ पर उसकी स्पीड क्या होगी, तो ये जो है 1 ये आपकी इनिशियल पोजीशन हो गई और ये 2 उसकी आपकी फाइनल पोजीशन। समझ में आया? अब मैंने आपको क्या बोला कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये सब सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर ही, क्योंकि यहाँ पर हमें एक ही फोर्स कंसिडर करना है mg, और mg कंजर्वेटिव फोर्स है बराबर। तो आप देख सकते हो जब वो पोजीशन 1 पर है तो उसकी हाइट 100 मीटर है बराबर। जब वो 20 मीटर पर है, जब यानी 0.2 पर है, तब उसकी हाइट 20 मीटर, तो h चेंज हुआ, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी बराबर। तो यहाँ पर भी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एप्लीकेबल है बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, समझो कि
डेल्टा यू यहाँ पर एक स्टेप, इसका मतलब क्या हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज माइनस डेल्टा यू, ऐसा लिख सकते हैं बराबर। तो यहाँ पर भी, यहाँ तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो डेल्टा के माइनस डेल्टा यू, तो K2 माइनस K1 माइनस U2 माइनस U1, K2 हाफ mv2 स्क्वायर। यहाँ पर तो वो रेस्ट में था तो काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस ये हो जाएगा mgh2 माइनस mgh1 बराबर, समझ में आया। तो हाफ mv2 स्क्वायर, ये अंदर ले लूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, mg कॉमन ले लिया मैंने, तो h1 माइनस h2 mm कट, तो v2 आपको मिला √2g h1 माइनस h2, तो v2 √2g10 ले लेते हैं, और ये डिफरेंस कितना है 80, तो कितना होगा, यानी 40 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आपने कौन सा कंसेप्ट अप्लाई किया, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये क्लियर। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल, ये काफ़ी क्वेश्चंस को आसान कर देते हैं। आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़कर ये रियलाइज़ होना चाहिए कि हाँ यहाँ पर कंसेप्ट, ये वाला कंसेप्ट एप्लीकेबल है बराबर। यानी कोई क्वेश्चन है जिसमें हाइट चेंज हो रही है और साथ साथ में स्पीड भी चेंज हो रही है, और हाइट और स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज़ हो रही है। हाइट चेंज होगी उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, और पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी उसके कारण काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। तो किसी एक जगह की हाइट और स्पीड दी है, दूसरी जगह की हाइट देंगे तो इससे आप स्पीड फाइंड कर सकते हो, अगर स्पीड दी है तो आप उससे हाइट फाइंड कर सकते हो। आया समझ में कि नहीं आया? अब सपोज कोई क्वेश्चन ऐसा है बराबर, ये 30 डिग्री का इंक्लिनेशन है बराबर। अब यहाँ पर ये बॉल जो है इसकी मास 1 kg है, और ये सपोज 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। तो आपको क्वेश्चन ये पूछा है कि फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑन inclined surface before
the ball comes to rest, तो ये रेस्ट में आए इससे पहले बराबर वो कितना डिस्टेंस इंक्लाइंड सरफेस पर ट्रैवल करेगा बराबर। तो अगेन ये भी बराबर अल्टीमेटली वही है। सपोज वो यहाँ जाके रुकता है यहाँ पर, तो ये करस्पॉन्डिंग हाइट होगी h। तो यहाँ पर उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी वही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई बराबर। तो हाफ mv² इज इक्वल टू mgh, तो mm कट, तो आपका h क्या होगा v²/2g। तो v आपका 40 है बराबर, तो 40 इंटू 40 अपन 2 इंटू 10 बराबर, तो ये आ जाएगा 2। तो ये मिला आपको 80 मीटर। पर ये आंसर नहीं है क्योंकि मैंने हाइट नहीं पूछी है, मैंने डिस्टेंस ट्रैवल पूछा है, यानी मेरा क्वेश्चन ये है, ये डिस्टेंस। तो अब आपको एंगल पता है बराबर, तो sin 30 ओपोजिट साइड h अपन d, तो d हो जाएगा h/sin 30। h आपका 80 है और sin 30 होता है 1/2, तो 160 मीटर बराबर। तो आपको पता चल गया कि ये 160 मीटर तक ऊपर जाकर फिर वापस इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद नीचे आएगा। तो ये भी बराबर, यहाँ पर भी मैंने कौन सा कंसेप्ट यूज़ किया, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। नाला है अरे पेन तो आ रहे, खोटो खोटो खुश नहीं थी जाने। એવું હોય કે મારા જવાને કારણે ના રડતી હોય, કોકના આવવાને કારણે રડતી હોય એવું બને। हर एक चैप्टर की थियरी ठीक तरीके से कर दो, हर एक फार्मूला लर्न कर दो, और अगर कुछ ना कर सको तो 4-5 साल के जो यानी 23 से जाने का 23, 22 उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर दो बराबर। उसी रेंज में आने वाला है, जो 23 में था, जो 22 में था, उसी रेंज में आने वाला है बराबर। लोग 720 ले आते हैं तो हम 620 नहीं लाएंगे। चलो क्लियर आया समझ में? फिजिक्स तो क्या नहीं आएगा समझ में सर। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन याद करवाना चाहता हूँ जो हमारी टेक्स्ट बुक का था, उसका रिजल्ट आपको याद रखना चाहिए। आया कुछ याद? ये सपोज
ये एक पेंडुलम जैसा है, बराबर। इसे आप इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी देते हो, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, बराबर। यहाँ पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ पर इस डायरेक्शन में, इसकी लेंथ है। तो कितनी मिनिमम वेलोसिटी आपको इसे देनी चाहिए ताकि ये एक पूरा सर्कल कंप्लीट करे, बराबर। जब आप मिनिमम वेलोसिटी दोगे तो जब ये यहाँ पर पहुँचेगा तो जो स्ट्रिंग होगी उसमें टेंशन कम हो जाएगा, बराबर। तो ये हमने उसका जो रिजल्ट है वो आपको याद रखना है। ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का एग्जांपल है। तो ऑब्जेक्ट जो है इससे नीचे नहीं जा रहा है, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें उसकी हाइट चेंज हो रही है तो जो लोएस्ट पोजीशन है जिससे नीचे वो नहीं जाता उसे आप रेफरेंस हाइट ले सकते हो। तो मैं इसे रेफरेंस हाइट ले लेता हूँ, तो ये हाइट मैंने 0 ले लिया, तो ये जो है इसके करस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगी L, और इसके करस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगी 2L, बराबर। तो अगर मैं C पोजीशन की बात करूं तो C पोजीशन पर उसे हाइट भी है, स्पीड भी है, तो उसे काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो काइनेटिक एनर्जी होगी mgh, बराबर, पोटेंशियल एनर्जी सॉरी, और काइनेटिक एनर्जी हाफ mvc²। अब हमें ये पता है, मैंने आपको क्या बोला कि जब वो C पोजीशन पर पहुंचता है तो जो स्ट्रिंग है वो थोड़ी स्लैक हो जाती है, उसमें टेंशन नहीं है। तो टेंशन नहीं होगा तो जो सूडो फोर्स लगेगा mv²/r उसे सिर्फ और सिर्फ कौन बैलेंस करेगा mg। अगर टेंशन होता तो mv²/r को बराबर mg प्लस टेंशन मिल के बराबर उसे बैलेंस करते। तो mv²/r रेडियस आपकी L है इज इक्वल टू mg। तो आपको vc क्या मिल गया, mm कट हो जाएगा तो √gl। तो C पोजीशन की आपको स्पीड मिल गई, बराबर। और वहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mvc² करूँ तो ये L इस तरफ जाएगा, समझ में आया, बराबर। ये L इस तरफ गया, फिर दोनों साइड मुझे हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हाफ mgl। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो EC 2mgl प्लस हाफ mgl, तो ये क्या हो गया 5/2 mgl, बराबर। ये आपको टोटल C पोजीशन की मैकेनिकल एनर्जी मिली, और हर पोजीशन पर मैकेनिकल एनर्जी इतनी होती है क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी तो कांस्टेंट होती है। अब मैं A की बात करूं तो मैकेनिकल एनर्जी एट पोजीशन A इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पोजीशन C। पर पोजीशन A पर हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0, तो यहाँ पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mva² इज इक्वल टू 5/2 mgl। तो va आपको क्या मिलेगा √5gl, बराबर। और ये याद रखना है आपको, अगर कोई सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर रहा है, बराबर, और वो अपनी सर्कुलर मोशन ख़त्म करे, उसके लिए लोएस्ट पोजीशन पर उसकी स्पीड √5gl या √5gr। L एक्चुअली उसके सर्कुलर पाथ का, बराबर, सर्कुलर पाथ की रेडियस है। तो ये आपको रिजल्ट याद रखना है, समझ में आया, बराबर। और इस तरह से अगर B पोजीशन लूँ तो B पोजीशन के पास बराबर काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो करा काइनेटिक एनर्जी हाफ mvb², पोटेंशियल एनर्जी mgh, h है L। तो ये B पोजीशन की टोटल मैकेनिकल एनर्जी हो गई। पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी होनी कितनी चाहिए 5/2 mgl। अब इसे इस तरफ ले जाओ तो 5/2 mgl माइनस mgl 3/2 mgl होगा, बराबर। तो यहाँ से आपको Vb मिलेगा √3gl। समझ में आया,
समझो कोई क्वेश्चन इस तरीके का है, बराबर, ये एंगल सपोज 30 दिया है, ये जो सर्कुलर पाथ है इसकी रेडियस दी है सपोज 5 मीटर। अब यहाँ पर आपसे ये पूछा जाए कि किस हाइट से, बराबर, फ्रॉम विच हाइट the solid sphere of mass 1 kg should be released so that it can कंप्लीट द सर्कल। वो सर्कल कंप्लीट कर सके उसके लिए उसे कितनी हाइट से आपको रिलीज करना चाहिए, बराबर। अब आपको ये पता है, ये वाला कंसेप्ट यूज करो कि ये सर्कल तभी कंप्लीट कर पाएगा जब इस पोजीशन पर उसकी स्पीड √5gl यानी 5gr हो, बराबर। तो अगर इसे मैं पॉइंट O ले लूँ तो स्पीड एट पॉइंट O कितना होना चाहिए, √5gr, बराबर। अब आपको पता है कि अगर उसे h हाइट से आपने रिलीज किया है तो h हाइट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने वाली है। तो mgh इज हाफ mv0 स्क्वायर। तो mm कट, बराबर, आपको हाइट फाइंड करनी है तो v0 स्क्वायर बाई 2g। अब आपका v0 स्क्वायर कितना होगा, 5gr अपन 2g, बराबर। तो g कट, तो 5/2, r आपको दिया है 5 मीटर, 5/2 इंटू 5, 25 यानी 12.5 मीटर। अगर उसे आप 12.5 मीटर से रिलीज़ करोगे तो ही वो पूरा सर्कल ख़त्म कर पाएगा। इससे नीचे से अगर आपने उसे छोड़ा है तो वो सपोज यहाँ से नीचे वापस आ जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो 2 टॉपिक बचे इसमें, कौन कौन से, एक तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड कोलिजन, बराबर। पावर भी बचा, बराबर, तो वो मैं कर लूँगा।